परामर्श कक्ष की कांच की दीवारों से सुबह की धूप छनकर आ रही थी, जहां अर्जुन डिजिटल लेजर के ढेर को ध्यान से देख रहे थे। एक रेस्टोरेंट मालिक के रूप में, जिन्होंने हाल ही में ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ अपना कारोबार बढ़ाया था, उनकी जीएसटीआर एक फाइलिंग अब नई तालिकाओं और आवश्यकताओं की एक भूल भुलैया बन गई थी। अनन्या, जो एक अनुभवी टैक्स सलाहकार थीं, एक आश्वस्त मुस्कान और एक पतले डिजिटल टैबलेट के साथ अंदर आईं। वो जानती थी कि अर्जुन ने उन्हें क्यों बुलाया है। धारा 9(5) रिपोर्टिंग की जटिलताएं इन दिनों चर्चा का विषय थीं। अनन्या ने समझाने की शुरुआत करने के लिए अपने डिवाइस पर एक साफ फ्लो चार्ट निकाला। जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत उन्होंने शुरू किया, कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता यानी आपसे हटकर ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) पर आ जाती है। उनके ऐप के माध्यम से बेची जाने वाली आपकी रेस्टोरेंट सेवाओं के लिए वे ग्राहक से टैक्स वसूलते हैं और सरकार को जमा करते हैं। हालांकि कानून के अनुसार आपको इन बिक्री को अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करना आवश्यक है, भले ही आप उन पर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हों। अर्जुन अपनी ठुड्डी सहलाते हुए ये कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे कि ये उनके रिटर्न में कैसा दिखेगा। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं टैक्स नहीं भर रहा हूं तो वो लेन देन मेरे रिकॉर्ड से पूरी तरह बाहर रहेगा, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अपने टैबलेट को देखते हुए अपनी मासिक बिक्री के आंकड़ों को स्क्रॉल किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा अब इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से आ रहा था और उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि बिना दोहरी टैक्स देनदारी बनाए उनका कुल टर्नओवर उनके वास्तविक रिकॉर्ड से मेल खाए। यहीं पर टेबल 14 और 15 काम आती हैं। अनन्या ने नया जीएसटीआर एक लेआउट दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन को स्वाइप करते हुए समझाया। इन तालिकाओं को विशेष रूप से ईसीओ लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया था। टेबल 14 ईसीओ के रिपोर्ट करने के लिए है, लेकिन टेबल 15 वो जगह है जहां आप यानी आपूर्तिकर्ता उनके माध्यम से की गई आपूर्ति की रिपोर्ट करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार दोनों पक्षों द्वारा दिए गए डेटा का मिलान कर सके, जिससे प्रणाली संतुलित रहे। अर्जुन और करीब झुक गए जब अनन्या ने टेबल 15 की विशिष्ट पंक्तियों की ओर इशारा किया। देखिए अर्जुन, आप यहाँ अपनी कुल बिक्री का मूल्य दर्ज करेंगे, उन्होंने कहा। सिस्टम को इन लेनदेन को 9(5) के रूप में पहचानने के लिए प्रोग्राम किया गया है। चूंकि टैक्स देने की जिम्मेदारी ईसीओ की है, इसलिए ये राशियां बाद में आपकी जीएसटीआर 3B में कुल टैक्स देनदारी में नहीं जोड़ी जाएंगी, लेकिन इन्हें आपके कुल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाएगा। ये आपके सही पंजीकरण स्टेटस और क्रेडिट सीमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अपने प्रैक्टिस पोर्टल में कुछ परीक्षण आंकड़े टाइप करना शुरू किया। उन्हें स्पष्टता महसूस हुई। तो मैं कर योग्य मूल्य, टैक्सेबल वैल्यू की रिपोर्ट करता हूं, लेकिन टैक्स राशि वाले कॉलम प्रभावी रूप से प्लेटफॉर्म की अपनी फाइलिंग द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना था कि उनकी आंतरिक बिक्री रिपोर्ट हर उस ऑर्डर को अलग से टैग करे जो ईसीओ के माध्यम से आया था, ताकि उन्हें सीधे आने वाले ग्राहकों से अलग रखा जा सके, जो अभी भी सीधे उन्हें टैक्स देते थे। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, और याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। यदि आप टेबल 15 में ईसीओ के माध्यम से बिक्री की 100 इकाइयां रिपोर्ट करते हैं, तो ईसीओ की टेबल 14 में भी वही राशि दिखनी चाहिए। यदि इसमें कोई अंतर होता है तो जीएसटी पोर्टल पूछताछ के लिए इसे चिन्हित कर सकता है। यह सब ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि डेटा आपके रिकॉर्ड से उनके रिकॉर्ड तक और अंत में टैक्स विभाग के रिकॉर्ड तक सुचारू रूप से पहुंचे। अर्जुन ने अपने कंधे के पीछे पिछले महीने के उलझे हुए ड्राफ्ट्स को देखा। अब मैं समझ पा रहा हूं कि पिछली बार मैंने कहाँ गलती की थी, उन्होंने कहा। मैं इन बिक्री को अपनी अन्य B2C बिक्री के साथ टेबल 7 में डालने की कोशिश कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि टैक्स देनदारी इतनी अधिक दिख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधों से एक बोझ उतर गया है। रिपोर्टिंग और भुगतान के बीच का अंतर आखिरकार स्पष्ट था, और वो जानते थे कि अब वह अपने नकदी प्रवाह को बहुत अधिक सटीकता से प्रबंधित कर सकते हैं। एक आखिरी सुझाव, अनन्या ने अपना स्टाइलिस बैग में रखते हुए कहा। हमेशा इन मूल्यों को किसी भी क्रेडिट नोट या रिटर्न के बाद शुद्ध मूल्य नेट वैल्यू के रूप में रिपोर्ट करें। यदि कोई ग्राहक ऐप के माध्यम से ऑर्डर रद्द करता है, तो टेबल 15 में आपके द्वारा रिपोर्ट किया गया मूल्य अंतिम सफल बिक्री को दर्शाना चाहिए। ये आपके टर्नओवर के आंकड़ों को साफ रखता है और आपको बैंक या विभाग को गलत जानकारी देने से बचाता है। अर्जुन खड़े हुए और अनन्या से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। धन्यवाद अनन्या, आपने एक भ्रमित करने वाले नियम को एक सरल चेकलिस्ट में बदल दिया है। वो आने वाली फाइलिंग समय सीमा को आसानी से संभालने के लिए सशक्त महसूस कर रहे थे। जैसे ही अनन्या गई, अर्जुन अपनी डेस्क पर वापस लौट आए। अब वो डिजिटल फॉर्म से डरे हुए नहीं थे, बल्कि अपने व्यवसाय को एक पारदर्शी और अनुपालन वाले भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार थे।
शाम ढलते ही अर्जुन ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर देखा, जहां ग्राहकों की चहल पहल थी। अब जब धारा 9(5) की रिपोर्टिंग उनकी दिनचर्या का एक स्पष्ट हिस्सा बन गई थी, तो उन्हें केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाने और ग्राहकों को खुश रखने पर ध्यान देना था।